प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्सियत के बारे में, एक ऐसे नेता के बारे में जिसने फ्रांस के इतिहास को बदल के रख दिया था। एक ऐसे महान हस्ती के बारे में जिसने यूरोप के नक्शे को बदल करके रख दिया था। कहने का मतलब ये है कि एक ऐसे महान नेता, एक ऐसे महान सम्राट के बारे में हम लोग बात करेंगे जो है नेपोलियन, जिसका नाम नेपोलियन बोनापार्ट है, जिसका जन्म 1769 ईस्वी में कोर्सिका द्वीप में हुआ था। आज हम लोग जानेंगे कि एक सेनापति कैसे एक देश का महान सम्राट बन के निकलता है। तो बच्चों, आप लोग पूरी वीडियो देख करके जाइए। अगर आपको हमारी वीडियो अगर अच्छा लगे, अगर हमारा लेक्चर आपको अच्छा लगे, अगर हमारा समझाने का तरीका आपको अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो बच्चों, देर नहीं करते हैं, चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो बच्चों, सबसे पहले कहानी यहाँ से शुरू होती है कि इस नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 1769 ईस्वी, हाँ, फ्रांस के क्रांति के 20 वर्ष पहले उसका जन्म होता है कोर्सिका द्वीप, और वो आगे चल करके पहले सेनापति बनता है। उसके बाद धीरे धीरे वो एक महान सम्राट बन के उभरता है। तो कहानी यहाँ से है कि जब लुई 16 का अंत हो गया, फांसी पे चढ़ा दिया गया, तो वहाँ पे जैकोबिन क्लब आया। फ्रांस में कौन सा क्लब आया? जैकोबिन क्लब, जिसका संस्थापक मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, हमने पिछले वीडियो में बात कर चुका है। और जब देखा कि रोबेस्पियर जो है वो अपने साथियों का भी बात नहीं मानने लगा, वो एक गिलोटिन नामक मशीन था जिससे वो लोगों को गिलोटिन करवा देता था। हाँ, गिलोटिन वो एक ऐसा मशीन था जिसमें सर धड़ से अलग कर दिया जाता था। गिलोटिन नामक मशीन का आविष्कार डॉक्टर गिलोटिन ने किया था। उसका नाम भी डॉक्टर गिलोटिन था, इसलिए वो अपना मशीन जब आविष्कार किया उसका नाम भी गिलोटिन रखा गया। तो बच्चों, आगे कहानी में यहाँ पे आता है कि जब फ्रांस का शासन व्यवस्था था वो जैकोबिन क्लब से भी नहीं संभल पाया। जैकोबिन क्लब भी शासन अच्छे ढंग से नहीं कर पाया। तो नेपोलियन आता है और नेपोलियन बोलता है फ्रांस की जनता से कि हमें एक बार मौका चाहिए, एक बार आप लोग हमको आप लोग राजा बना दो, हम आपको वो सारी सुविधा देंगे, वो सारी आज़ादी देंगे जो कोई लुई 16 नहीं दे पाया। नेपोलियन जो है वो फ्रांस का सम्राट बन जाता है। कब बनता है? 1804 में। हाँ, हालांकि 1799, 98, 97 डेट अलग हो सकता है, इसमें वो एंट्री मार देता है। 3-4 साल उसको समझने में लग जाता है कि हम शासन किस तरह से करेंगे। जब कोई शासन करने के लिए आता है तो वो तुरंत शासन में या राजगद्दी पे वो नहीं बैठ सकता है। उसको पहले जनता को जानना चाहिए, अपने क्षेत्र को जानना चाहिए। जब कोई राज करने आता है तो तुरंत ही राजा नहीं बन जाता, इसलिए उसको 4-5 साल का समय था, और वो 1804 में आकर के अपने आप को फ्रांस का सम्राट घोषित कर देता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसने क्या क्या काम किए फ्रांस के अंदर जो कि ये महान सम्राट बन गया। ठीक है, सबसे पहले ये क्या करता है, नेपोलियन जो है 1769 में इसका जन्म हो जाता है, कोर्सिका द्वीप में होता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेपोलियन क्या करता है, 1804 में खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर देता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया। फिर नेपोलियन एक कोड जारी करता है, 1804 में ही एक कोड जारी करता है, जिस कोड को हम लोग संहिता या सिविल या नेपोलियन कोड के नाम से जानते हैं। अपने नेपोलियन कोड में इसने कौन कौन से बदलाव किए, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आप लोग कहीं जाइएगा मत। ठीक है, देखिए, सबसे पहले क्या किया, प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाया। यानी कि जिस देश में अगर सरकार मजबूत है तो उस देश की सेना मजबूत होनी चाहिए, तब सरकार मजबूत है, नहीं तो कोई भी आके मार के आपको चला जाएगा, देश को तबाह कर दिया जाएगा। आपको इतिहास में आपको याद होगा कि समुद्रगुप्त एक ऐसा राजा था, एक ऐसा सम्राट था जिसने उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों दिशाओं में वो राज किए थे। चारों दिशाओं में उसका राज शासन व्यवस्था था। क्यों? क्योंकि उसके पास सेना मजबूत। हम लोग
समुद्रगुप्त के बारे में, गुप्त वंश में वो आता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन आज हम लोग नेपोलियन के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए। नेपोलियन जानता था कि अगर हमें इस देश में, फ्रांस में शासन करना है ज़्यादा टाइम तक, तो हमें अपने प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाना होगा। और उसने क्या किए, सारे प्रकार को टैक्स को समाप्त कर दिया। जितने भी प्रकार को टैक्स था, वहाँ पे 2-3 तरह के टैक्स थे। कभी सरकार को टैक्स दिया जाता था, तो कभी ऊंचे वर्ग के लोग, जो पादरी, जो प्रथम स्टेट के लोग आते थे, उसको भी टैक्स दिया जाता था। उसने सारे टैक्स को खत्म कर दिया। लुई 16 ने जितने भी टैक्स व्यवस्था रखे थे, सारे टैक्स को उसने समाप्त कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखो, जन्म के आधार पर मिलने वाले अधिकार को उसने समाप्त कर दिया। सबसे अच्छा काम कि जन्म के आधार पर, देखो क्या होता है कि मान लो चंद्रगुप्त मौर्य एक महान सम्राट था। ठीक है, एक बहुत ही महान सम्राट था चंद्रगुप्त मौर्य, लेकिन उसका बेटा, चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार एक महान सम्राट नहीं हुआ। क्यों? देखो, चंद्रगुप्त मौर्य अपने योग्यता से ही वो राजा बने थे, चाणक्य की सहायता से। ठीक है, लेकिन बिंदुसार को विरासत में मिली थी वो गद्दी, जो कि वो उसका हकदार भी नहीं था। ठीक है, हाँ, उसे किस वजह से मिला था? यही जन्म के आधार पर उसको वो शासन मिला था, वो राजगद्दी मिला था। तो नेपोलियन ने फ्रांस में क्या किया कि जन्म के आधार पर मिलने वाले अधिकार को, गद्दी को उसने समाप्त कर दिया। अगर लुई 16 गद्दी पर बैठा था 1789 से पहले, तो अगर लुई 17वां आता, ठीक है, उसके बाद लुई 18वें आता, जितने भी है उसके वंश के ही आते हैं। और नेपोलियन भी है तो नेपोलियन का भी बेटा आता है। लेकिन नेपोलियन ने ऐसा नहीं सोचा, उसने सोचा जो राजा बनने लायक है वो राजा बनेगा। फिर देखो, अब बात यहाँ पर आती है कि नेपोलियन ने बहुत सारे अच्छे काम किए, लेकिन बहुत सारे अच्छे काम उन्होंने नहीं किए। क्या क्या वो अच्छे काम नहीं किए, उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं। लेकिन वो एक महान सम्राट था, क्योंकि जब वो आया तब ये 2-3 बदलाव किए। इसके बारे में वो इसलिए महान जाना गया। ठीक है, देखो क्या किया उसने। उसकी 2-3 गलती रही कि उसने प्रजातंत्र से फिर राजतंत्र में सत्ता को ला दिया, गद्दी को ला दिया, राजतंत्र में बदल दिया। जो प्रजातंत्र में था वो राजतंत्र हो गया। ठीक है, फिर उन्होंने आगे चल करके कर को बढ़ाया था। अब क्यों बढ़ाया था ये अब नेपोलियन ही जाने। और नेपोलियन ने जबरदस्ती क्या किए, लोगों को, वहाँ के युवाओं को क्या किए कि जबरन सेना में भर्ती करवाने लगा। तो ये आप जिस देश में शासन कर रहे हो, अगर आपकी जनता आपसे संतुष्ट नहीं है तो आप उसके हक में काम करिए। अगर आपसे वो नाराज हो रही है तो आप सोचें कि आखिर हमसे नाराज क्यों हो रही है। जनता को खुश रखना एक राजा का धर्म, कर्तव्य, सब कुछ है। क्योंकि आपको राजा बनाया क्यों गया है, क्यों बनाया गया है? क्योंकि आप देश की जनता को वो सारी चीजें देंगे जो उन्हें चाहिए। देश की जनता के हित में आप काम करेंगे, इसलिए आपको राजा बनाया गया था। मान लो मैं एक टीचर हूँ, अगर मैं अच्छे से अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाऊंगा तो मैं एक टीचर क्यों बनूं? क्यों? एक व्यक्ति का नाम आएगा ड्यूक मेटरनिक और एक संधि का नाम आएगा वियना संधि। ठीक है, क्या आएगा? वियना संधि। ये देखो, वियना संधि के माध्यम से उसका नेतृत्व ड्यूक मेटरनिक ने किया था और 4 देश उसमें था। एक मीटिंग रखी गई, संधि एक मीटिंग होता है, ठीक है, वियना संधि के नाम से जाना गया। तो उसमें 4 देश थे, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रूस और जर्मनी। इन 4 देशों ने मिलकर के नेपोलियन को हरा दिया। बच्चों, 1815 ईस्वी में नेपोलियन की हार हो जाती है। कौन से युद्ध में? वाटरलू युद्ध में। वाटरलू युद्ध में 1815 में नेपोलियन की हार हो जाती है, नेपोलियन की हार। और वहाँ का जो फिर से किसकी सत्ता आ जाती है? बूर्बो वंश के लुई 18वें के पास सत्ता आ जाती है। ठीक है, और कौन कौन से देश इसमें शामिल थे वियना संधि में?
तो आज याद रखिएगा ABSJ। ए से ऑस्ट्रिया, बी से ब्रिटेन, आर से रसिया यानी कि रूस और जे से जर्मनी। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे हम लोग एक नए जोश के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।